हेलो, वेलकम वेलकम बैक। तो अपन शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी एनसीईआरटी के वन शॉट्स। ठीक है ना। स्पेसिफिकली तो ये नीट 2025 के लिए होंगे और वन शॉट्स में अपन पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है जितना भी मटेरियल है। गोल गोल क्या है कि अपन को जो अपनी क्लास 11th की बायोलॉजी है ना, वो मिनिमम 10 to 15 डेज में ख़त्म करनी है। मिनिमम 10 to 15 डेज। क्यों इतना जल्दी कर रहे हैं? क्योंकि देखो, एक तो वन शॉट भी है, वन शॉट तो होते ही जल्दी हैं, और फिर अपना मे में पेपर भी तो है, पेपर भी तो देखना है अपन को। और स्टार्टिंग कर रहे हैं सेफ साइड पे रहने के लिए ह्यूमन फिजियो से, क्योंकि वैसे तो क्लास 11th में जो जूलॉजी वाला पोर्शन है उसमें फर्स्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम का। लेकिन अपन, क्योंकि इस ह्यूमन फिजियो से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये इजी भी होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी के बारे में है ना। अपन की बॉडी में पढ़ने में क्या ही बोर होंगे अपन। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी फर्स्ट चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो पहला चैप्टर है। जब सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था तो पहला चैप्टर डाइजेशन का होता था। ठीक है ना, कोई नहीं, वो कट चुका है अब। वैसे पिछले साल का और इस साल का सिलेबस तो बिल्कुल सेम ही है। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपन एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ ले रहे हैं, एल्फोंसो कॉटी। ठीक है ना, एल्फोंसो कॉटी। ठीक है ना, ये साइंटिस्ट हैं, ये उनकी पिक्चर दे रखी है। देन एल्फोंसो कॉटी जो है ये एक इटालियन एनाटोमिस्ट थे। 1822 में इनका बर्थ हुआ था। इन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया था कि इन्होंने रेप्टाइल्स का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टडी किया था। बाद में इन्होंने मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम भी स्टडी किए थे। अपन लोग ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं? ममेलियन किंगडम के अंदर। फिर 1851 के अंदर इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया था अबाउट बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉकलिया, जिसको ऑर्गन ऑफ कॉटाई भी बोलते हैं। इसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं और ये वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करती है। एंड देन ही डाई इन ईयर 1888। तो ये इन साइंटिस्ट के बारे में हो गया। बेसिक नॉलेज है। इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, इतना ट्रिब्यूट तो बनता है इनके लिए। बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, बिल्कुल बनता है। कोई साइंटिस्ट इतने मेहनत करे तो उसके बारे में क्या हम 2 लाइन पढ़ भी नहीं सकते? हाँ, इतना ट्रिब्यूट तो बनता है भाई। चलो कोई नहीं, अब अपन अपना मेन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सो चैप्टर 14 है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये सभी टॉपिक्स अपन को कवर करने हैं और इन सभी टॉपिक्स में से भी ये लास्ट वाला टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉज इस ये बहुत छोटे से पैराग्राफ में दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, और क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। कोई इधर का उधर नहीं है चीज़, इसमें प्रॉपर डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठ कर आती है। तो ये वाला पोर्शन अगर कोई पढ़ रहा है एनसीईआरटी, तो जितने भी ह्यूमन फिजियो में लास्ट में डिसऑर्डर्स दे रखे हैं उनको तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। तो कोई नहीं, अब स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मॉड्यूल्स में या कोचिंग्स में इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम नाम से भी पढ़ाते हैं। तो एनसीईआरटी पे अपन आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, अपन जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? कार्ब्स होते हैं, लिक्विड्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें होती हैं। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब अपन डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ते थे तो उसमें यही बताया जाता था कि कैसे ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं ताकि अपन की बॉडी उसको कंज्यूम कर सके। वो डाइजेशन की बात हो गई। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या है, बताया जा रहा है कि इन्हीं का ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2। हमारी बॉडी इनका क्या करती है? ऑक्सीडेशन। यानी कि जो प्रोसेस होता था ना डाइजेशन का, कि इनको सिंपलर चीज़ों में कन्वर्ट करना है, उसके लिए खुद ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी। और वो ऑक्सीजन का लेना देना अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। और इनके जब अपन इनका ब्रेकडाउन करते हैं, ब्रेकडाउन बोले तो ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। बाय प्रोडक्ट कौन से मिल रहे हैं? देखो, एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, एंड देन वाटर। ठीक है, वो तो सब नहीं पढ़ा होगा ना। ग्लूकोज प्लस O2 इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, वो वाली इक्वेशन तो पढ़ी होगी। तो यहाँ पर जो CO2 अपन को मिल गया ना, ये हार्मफुल होती है। तो इस पूरे पेज से क्या समझ आया? इस पूरे पेज से इतना समझ आया कि ऑक्सीजन की अपन की बॉडी को नीड है, और बाई प्रोडक्ट जो CO2 बन रहा है उसको अपन की बॉडी से निकालना है अपन को। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन को कैसे बॉडी के अंदर लेके आएँ, टिश्यूज़ तक लेके जाएं, और कैसे टिश्यूज़
से CO2 को लेकर बॉडी के बाहर तक लेके जाएं, इन्हीं दोनों के ट्रांसपोर्ट को पढ़ना है। अब एनसीईआरटी की लाइंस देखो। एनसीईआरटी की लाइंस बोल रही हैं कि एज यू हैव रीड अर्लियर, ये अर्लियर डाइजेशन वाले चैप्टर की बात कर रहा है कि O2 is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules to derive energy to perform various activities। क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन का यूज करते हैं कौन, हम लोग, ऑर्गेनिज्म, to indirectली break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc। जैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज तक बनाना, प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स तक बनाना, ऐसे ही। और इनसे फिर क्या, टू डिराइव एनर्जी, फिर इनसे क्या भी मिलती है, एनर्जी। अभी डाइजेशन के चैप्टर में एक इक्वेशन थी, इक्वेशन देखो इस वाली रिएक्शन में कैसे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और क्या बन रहा है बाय प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, और इसी एनर्जी से अपन वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे एनसीईआरटी की लाइन्स ही बोलती हैं। और ये जो CO2 निकला है ना, ये वाला, ये हार्मफुल होता है। कैसा होता है ये, हार्मफुल, और इसको निकालना बॉडी से ज़रूरत होती है इसको निकालने की। तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम इसको कैसे बॉडी के अंदर लाना है, इसको कैसे बॉडी से निकालना, वही पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी की लाइन्स पे वापस आते हैं। देखो, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, एक और बार समझ लो, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids to derive energy to perform various activities। फिर बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ब्रेक डाउन हो रहा है। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out। यही चीज़ मैं बता रही हूँ बार बार कि जो ऑक्सीजन अपन की बॉडी को नीड होती है, कंटिन्यूसली नीड होती है, और CO2 जो बन रही है उसको निकालना होता है अपन को, इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोसफेयर एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज नोन एज ब्रीदिंग, जिसको रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ है, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों को एक बता रही है, लेकिन दोनों में एक बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, देखो सबसे जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो सकता है ना, वो यही है, कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ। कैसे, ऑक्सीजन सबसे पहले अंदर आया, ये तुम्हारी लंग्स हैं, लंग्स क्या करती हैं, हाँ वो वो एक्सचेंज तो करती हैं ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो अपन देखेंगे भी डिटेल में। ऑक्सीजन आया, लंग्स के पास गया, एंड देन ये होते हुए ये हार्ट बना रखा है, ये हार्ट बना रखा है, एंड इधर ये हार्ट बना रखा है, फिर इस वाले चैम्बर में गया, एंड इस वाले चैम्बर में गया। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो, हाँ नहीं, ऑक्सीजन आया यहाँ से, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो दोबारा सुन लो। ऑक्सीजन आया, लंग्स के पास गया, एंड देन डिफ्यूजन हुई यहाँ पर एल्वेलीज के बीच में, और यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज बनी हुई होती हैं, यहाँ पर उनके बीच में डिफ्यूजन हुआ, और ये जो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ, और ये सीधा गया इस वाले चैम्बर में। इस वाले चैम्बर से नीचे स्पेशल वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो पढ़ेंगे बॉडी सर्कुलेशन में, यहाँ का टॉपिक यहीं देखेंगे। फिर यहाँ इस चैम्बर से सीधा गया टिश्यूज़ के पास, फिर यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, टिश्यूज़ ने O2 का यूज़ किया, कैसे यूज़ किया वो बता रखा है, डाइजेशन में बताते हैं और अच्छे से। देन टिश्यूज़ ने यूज़ करा के बाई प्रोडक्ट निकाला कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको निकालना भी ज़रूरी है। यहाँ से निकला फिर कार्बन डाइऑक्साइड गया अपर चैम्बर में, एंड देन लोअर, एंड देन यहाँ पर गया सीधा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा। यहाँ पे हुआ डिफ्यूजन, जो लंग्स काम करती हैं डिफ्यूजन का, एंड देन तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। देखो प्रॉपर पैसेज तो यही है, ये जो कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसमें क्या बता रखा है, इसमें तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बता रखा है और बॉडी सर्कुलेशन वाला सिस्टम है वो भी बता रखा है, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें ये डबल सर्कुलेशन से पूरा डिटेल में है। बहुत टाइम लगता है इसको समझने में, तो ऐसे तो अपन नहीं समझ सकते ना एक ही पोर्शन में दोनों चीज़ों को, तो थोड़ा सा इसका सिंपलर वर्जन देखते हैं, ठीक है। उसी डायग्राम का थोड़ा सिंपलर वर्जन है ये। इसमें क्या देखो, ऑक्सीजन आया लंग्स के पास,
लंग्स ने बाहर दिया CO2। तुम इतना चीज़ अगर देखोगे ना, इतना पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन अगर तुम देखोगे, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ये डिफरेंस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, सिर्फ इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग में क्या हो गया, सिंपल लंग्स ने O2 लिया और CO2 बाहर करा, सिर्फ इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन यहाँ आया सबसे पहले, इसको ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन में क्या कहता है, ब्रीदिंग प्लस ये ट्रांसपोर्ट पूरा, कि लंग्स ने यहाँ से CO2 लिया, ऑक्सीजन दिया, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करा, देन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुआ, देन यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ एक बार, फिर यहाँ पर यूटिलाइजेशन हुआ, किसका, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ। इस पूरे को मिलाकर बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है ना। देखो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आया लंग्स के पास, यहाँ पर ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन गया टिश्यूज़ के पास, टिश्यूज़ ने दिया CO2, और तुम्हारा रेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया, और CO2 यहाँ से होते गया, यहाँ डिफ्यूजन हुआ फिर से, और बाहर CO2। ठीक है। तो सिर्फ इतना प्रोसेस की कोई बात करे कि O2 का डिफ्यूजन, CO2 का बाहर डिफ्यूजन एयर में, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन में सब कुछ आ जाएगा तुम्हारा, ट्रांसपोर्ट भी, ब्रीदिंग भी, और यूटिलाइजेशन ऑफ O2 भी, सब आ जाएगा। ठीक है। एनसीईआरटी फिर बोल रही है कि प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू विल फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। हाँ भैया, क्योंकि जब अपन ये सब देखेंगे अपन, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होना, तभी तो एयर अंदर बाहर होगी ना। यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग। हम ब्रीद कैसे करते हैं देखेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। अब अपन आ जाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर। किसके ऊपर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर। टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, देखो किस ऑर्गेनिज्म के पास कैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन है कि नहीं, ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा वो रहता कहाँ है, पानी में है, टेरेस्ट्रियल है, तो बॉडी सरफेस से करेगा, कितना एडवांस है, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो एक एक फाइलम का देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले फाइलम पॉरीफेरा से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पॉरीफेरा, जिनको स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, या सीलेंट्रेट्स, जिसमें निडेरिया और एनिडेरिया दोनों आ गए। फ्लैट वॉर्म्स तुम्हारे प्लेटीहेलमिन्थस, ये किससे करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। किससे करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से, बाय डिफ्यूजन के प्रोसेस से करते हैं। देन अर्थवॉर्म, एनरीडा का मेंबर है, ये मॉइस्ट क्यूटिकली, इनकी स्किन कैसी होती है, चिपचिपी सी होती है, मॉइस्ट होती है, गीली होती है, और इसी से ये डिफ्यूजन से करते हैं। तो ये किसका यूज़ करते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल का। और फाइलम्स देखो, कॉकरोच किसका यूज़ करता है, ट्रैकियल सिस्टम का। जब ये तो कॉकरोच तो सिलेबस में है, इतना तो आना चाहिए। ये सब एनिमल किंगडम में बहुत डिटेल में करा रखा है मैंने। स्कॉर्पियो स्पाइडर किसका यूज़ करते हैं, बुक लंग्स का। लिमिलस, जिसको किंग क्रैब भी बोलते हैं, लिविंग फॉसिल, ये बुक गिल्स का यूज़ करते हैं। देन और एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स है ना, लार्जेस्ट फाइलम प्रॉन्स, वो गिल्स का यूज़ करते हैं तुम्हारा। और एक्वेटिक मॉलस्क और फिशेस भी किसका यूज़ करती हैं, गिल्स का। और जब रेस्पिरेशन गिल्स से होता है उसको बोलते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। याद रखना, ये लंग्स से अगर रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस जो हैं वो अपनी मॉइस्ट स्किन का यूज़ करते हैं, कभी कभी लंग्स का भी यूज़ कर लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यानी कि जब स्किन से रेस्पिरेशन हो तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जब गिल्स से हो तो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, लंग्स से हो तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। देखो यार, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स किससे करते हैं, लंग्स से करते हैं, और ऐसे रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। आते हैं अपन एनसीईआरटी के ऊपर।